जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम 12th क्लास आरबीएससी के थर्ड चैप्टर अवयव मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये वो नया टॉपिक है जो आज तक ना आपने टिल 11th तक कई मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसके जो बेसिक की वर्ड्स या ऐसी टर्म्स है उसको अपने को सीखना है। उसके बाद ये फिर एक बेसिक मैथमेटिक्स की तरह काम करेगा। सबसे पहले तो अवयव होता क्या है। अवयव कोई एक मैथमेटिकल वैल्यू के लिए कोई फॉर्मूला जैसी चीज़ नहीं है। अवयव केवल जो नंबर और क्वांटिटीज का केवल मात्र अरेंजमेंट है। अब अवयव को मैं लिखूं कैसे, अरेंजमेंट करूं कैसे, तो भाई इसमें जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को रो और कॉलम, रो मतलब इस तरह रो में और कॉलम मतलब इस तरह कॉलम के अंदर सुव्यवस्थित किया जाता है। ये होती है क्या, मैट्रिक्स और अवयव। इसको लिखने का तरीका, इसका संकेतन, इसका नोटेशन क्या है, तो या तो आप इसको बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं और या तो आप इसको छोटे कोष्ठक में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके ऑर्डर यानी क्रम को लिखना है। अब ऑर्डर या क्रम क्या होगा वो अपन आगे की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अपना ऑर्डर ही है m क्रॉस n। m जो होता है वो इसमें कितनी पंक्तियां, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्तियां, कितनी रो है उस चीज को दर्शाता है। और n जो है वो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम यानी कितने स्तंभ है इस चीज को दर्शाता है। अब अवयव का व्यापक रूप, अवयव का व्यापक रूप क्या है। अवयव का व्यापक रूप है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में अवयव लिखे हुए हैं, अवयव कैसे लिखेंगे, इसका पहला अवयव क्या होगा a11, इसका इसी रो का दूसरा अवयव क्या होगा a12। पहली रो और दूसरा जो नंबर है वो कॉलम को डिनोट करेगा। अगर मैं A13 लिखूं, इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि A13 जो है वो उस मैट्रिक्स की पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्म को लिखना चाहूं तो ये पहली रो और nth कॉलम का एलिमेंट होगा। अगर मैं इसको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट और सेकंड रो का nth एलिमेंट मतलब nवां कॉलम और सेकंड रो, इसी टाइप से अगर मैं इसका mth रो की बात करूं तो mth रो का फर्स्ट एलिमेंट, mth रो का सेकंड एलिमेंट अप टू सो ऑन mth रो का nth एलिमेंट। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी वो m क्रॉस n ऑर्डर की होगी। m क्रॉस n ऑर्डर का मतलब कि इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछे कि भैया बताओ इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स का क्रम मतलब पहला जो m क्रॉस n बताना है, ये मैंने आपको क्या बताया था, m जो है मैट्रिक्स के इसको पंक्ति को दर्शाता है और n जो है वो इसके स्तंभ को दर्शाता है। मतलब m जो है इसके रो को और ये जो है इसके कॉलम को दर्शाएगा। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति और दो, मतलब दूसरी दो पंक्तियां और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। मतलब इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का होगा। ठीक है। अगर मैं इसी क्रम के आधार पर, अगर आपको पूछे कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का क्रम 4 इंटू 3 है, तो बताइए कि इस मैट्रिक्स, इस अवयव में कितने एलिमेंट, कितने अवयव होंगे। तो आप देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n मतलब
होगी। अब अगर मैं मैट्रिक्स के प्रकार के ऊपर जाना चाहूँ, यहाँ तक हमने जो मैट्रिक्स के कुछ बेसिक चीज़ें होती है, मैट्रिक्स को हम कैसे नोटेशन, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, इसको लिखते क्या है, इसका क्रम कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम जाएंगे मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स जो है वो कई प्रकार से हो सकती है भाई। जैसे मैट्रिक्स में जैसा एक नाम हमने पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह मतलब जैसा नाम से पता पड़ रहा है कि इसके अंदर केवल एक पंक्ति होगी। पंक्ति मतलब A11, A12, A13 अप टू सोन A1n। इसमें जो है हमेशा पंक्ति की संख्या कितनी रहेगी, एक, और कॉलम की संख्या कितनी होगी, n कॉलम होंगे। दूसरा टाइप स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, A11, A21 अप टू सोन AM1। मतलब कि इसमें जो है पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, m, और इसके कॉलम की संख्या कितनी होगी, केवल एक। तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, जिस आव्यूह या जिस मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या एक हुए उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें स्तंभ की संख्या एक है उसे अपन स्तंभ आव्यूह कहेंगे। दूसरा शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह या फिर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि अगर किसी भी आव्यूह के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हुए तो हम उसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। अब सारे के सारे एलिमेंट मतलब सबका सब जितने भी एलिमेंट उसमें दिए हुए हैं सबके सब क्या होंगे, जीरो। इसका मतलब ये क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी। वर्ग आव्यूह की बात करें तो नाम से जैसा आपको पता पड़ रहा है, वर्ग मतलब क्या, कि जिसके आधार, जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग। तो इसमें क्या होगा, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर। तो जिस आव्यूह के अंदर स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए उसे अपन क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। मतलब वर्ग आव्यूह के जो क्रम, जो ऑर्डर होंगे वो हमेशा यही होंगे, 5 × 5। अगर कोई कहे कि मेरे को 4 × 3 का वर्ग आव्यूह बनाना है, इसका मतलब वो गलत लाइन का यूज कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि इसके जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण हमेशा इकाई आव्यूह क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा। कंसेप्ट दिमाग में ध्यान रखना, इकाई आव्यूह जीरो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इकाई यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होगी, एक वर्ग आव्यूह होगी। और इसके जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। अब हमारे इस क्लास के अंदर एक नया वर्ड हमने सुना, मुख्य विकर्ण, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है ये मुख्य विकर्ण और प्रिंसिपल डायगोनल? तो मुख्य विकर्ण और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, उन एलिमेंट्स को अपन कहते हैं जिनमें i और j, मतलब 1 1 2 2 3 3। i और j अपन किसको डिनोट करते हैं, जो इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर जो है ना, जैसे A11 में इसमें i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, इसमें i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2। अगर मैं A21 की बात करूं तो इसमें i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 होगी। तो वे एलिमेंट जिसमें i और j की वैल्यू सेम होवे उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव। अब अगर हमने एक नए टॉपिक विकर्ण आव्यूह की बात करूं तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, वो वर्ग आव्यूह जिसके अंदर अवयव जो होवे वो क्या होवे, केवल मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित होवे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होवे, जीरो। इसको अपन क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। अब अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होगा कि वो विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हुए, बराबर, और बाकी शेष अवयव क्या हुए, जीरो। तो अदिश आव्यूह जो हमारे स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप की विकर्ण आव्यूह है। तो इस स्केलर मैट्रिक्स और विकर्ण में क्या डिफरेंस है, विकर्ण में जो विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण के मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे
वो 1 के सेम नंबर नहीं हो चलेगा, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगी उसके अंदर तीनों के तीनों जितने भी मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अगली चीज, अगर हम त्रिभुजाकार आव्यूह की बात करें तो त्रिभुजाकार आव्यूह मतलब कि भाई जैसा कि नाम से लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 और रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो गए, 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको ऐसे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं तो ये तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और नई चीज और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कहलाती है, परिवर्त आव्यूह। मतलब किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज परिवर्त किसे बोलते हैं हम, अगर कोई मैट्रिक्स अपने को A दी हुई है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स के अच्छा तो अब इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2 × 3। अगर मैं इस आव्यूह का परिवर्त बनाना चाहूं तो परिवर्त का मतलब और कुछ इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2 × 4। अब अगर मैं इस आव्यूह और इस मैट्रिक्स का परिवर्त ट्रांसपोज निकालना चाहूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी जो रो है उसको मेरे को कॉलम में कन्वर्ट करना है और इसके जो कॉलम है उसको मेरे को रो में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये A डैश जो है वो क्या है, A का परिवर्त है। इसे कई बार AT से भी व्यक्त किया जाता है, इस AT से भी इसको लिखा जाता है। तो ये क्या हुआ, परिवर्त का एकमात्र मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने को दी हुई है 1 2 3, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे को दी हुई है A, तो इसका A डैश जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3, मतलब रो जो है वो किसमें चेंज हो गई, कॉलम के अंदर चेंज हो गई। अब इस परिवर्त के अंदर दो सब टॉपिक हैं, सममित और विषम सममित। सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो अगर मैंने A के बाद A डैश निकाला, अगर A और A डैश एक जैसे आ जाए, ये आ रहे हैं क्या, इसका मतलब ये सममित या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल लेना चाहे तो क्या होगा, 2 -1 3, ये क्या है वो A। अगर मैं इसका A डैश निकालना चाहूँ तो इसका A डैश क्या होगा, 2, इस रो को मैंने कॉलम पे लिखा और इस रो को मैंने कॉलम पे लिखा। तो आप देख सकते हैं कि ये A और A डैश क्या है, एक जैसे हैं। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है A वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी चीज स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित की कंडीशन क्या होती है, A जो है वो A डैश के बराबर नहीं होता, A जो है वो -1 डैश के बराबर होता है। अब जैसे एक अपन ने बात करी 0 -2 2 और 0, भले आपने -1 लिखे, अगर 0 -2 2 और 0 अगर ये A है, मैंने इसके A डैश निकाला तो A डैश क्या होगा, मैंने इसके रो को कॉलम में चेंज किया और इसके इस रो को मैंने कॉलम में चेंज किया। तो जब मैंने रो को कॉलम में चेंज किया तो A डैश जो है भाई मैंने A डैश इसके अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये किसके बराबर होगा, अगर मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो 0 -2 2 और 0 बन जाएगा। इसका मतलब A डैश जो है वो किसके बराबर होगा, -A के बराबर होगा। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो टॉपिक अपने जो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और इसके सामने x y z a b c + 2, आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है।
उसने कहा हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर मैं ए इसको भी लिख दूं और बी इसको लिख दूं, और उसने कहा हुआ है कि ए और बी जो है वो समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स कहने का मतलब इसके जो संगत अवयव होंगे, संगत अवयव मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स में भी A11 होगा और इस मैट्रिक्स में भी A11 होगा, इस मैट्रिक्स में भी A13 होगा, इस मैट्रिक्स में भी A13 होगा, तो दोनों मैट्रिक्स का A13 और A13 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो x जो होगा वो किसके 1 के बराबर, y जो होगा वो किसके 2 के बराबर, z जो होगा वो किसके 3 के बराबर, a जो होगा वो 4 के बराबर, b जो होगा वो 5 के बराबर, c प्लस 2 जो होगा वो 6 के बराबर। इसका मतलब c का मान जो होगा वो क्या होगा, c बराबर 6 माइनस 2, इट मीन्स c की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। क्या होगी 4 होगी। अब भाई हमने ये क्या सीखा कि इक्वल मैट्रिक्स, कल को आपको अगर अब ऐसा कुछ भी पूछ लेगा, अगर आपको बोले भाई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब आपको क्या कहेंगे वो कि इसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे x प्लस वाई और 2x प्लस वाई 3 और 7, अगर इसको कहा कि 5 6 3 और 7, अगर उसने बोल दिया कि a और b जो है वो क्या है इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अपन जो है इसे अपने 10th में पढ़ा हुआ है कि x और y की अपन वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एक जो लास्ट कंसेप्ट है, कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी जो अपने वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स क्या आ सकती है कि भाई इस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करके प्रूव करना है, या आपको 3 नंबर का सवाल दिया जाता है। और अपन जब एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर कोई भी डाउट पूछ ले। जय हिंद।